गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जब हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे एटॉमिक थ्योरी, उसमें देखो आपको है कि एटम क्या होता है उसके बारे में बता दिया था। उसमें कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी जो थ्योरी रखी थी, उसमें हमने पहले जो थ्योरी थी वो पढ़ ली थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन की थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो डाल्टन ने देखो क्या बताया था, आपको बताया था कि जो भी मेटल हैं, सब्सटेंस हैं, जो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए होते हैं। उन पार्टिकल्स को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। जो सेम जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम साइज के होंगे। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, उनके साइज डिफरेंट होगी। तो डाल्टन ने वो क्या बताया था कि ये जो एटम्स है वो इंडिविजुअल है, यानी अविभाज्यकरण है। जब आप इसे कोई भी एलिमेंट्स में जो एटम्स है उसको आप तोड़ते जाओगे तो जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होगा उसको उसने क्या नाम दिया था? एटम। आज सेकंड है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सर जे थॉमसन ने इसके बारे में बताया। इसका नाम सर जे थॉमसन, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, सर जे थॉमसन। इन 19 एटॉमिक मॉडल्स वर बीइंग डेवलप्ड इन एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो इसमें देखो ये जो मॉडल आया था उस टाइम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में भी पता चल गया था, उसकी भी डिस्कवर हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं एटम्स के अंदर। तो सर जे थॉमसन ने 1898 में इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, इस मॉडल को दिया था 1898 में। तो थॉमसन है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर साइज। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी इसने क्या बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर का गोलाकार एक धनात्मक भाग है, गोले का एक धनात्मक भाग है, पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर का, इसकी साइड 10 की पावर -10 मीटर होती है उसकी साइड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर यानी गोले का एक धनात्मक भाग है और 10 की पावर -10 मीटर साइज, यानी 10 की पावर -10 मीटर साइज का एक धनात्मक गोले का भाग है एटम्स। ये किसने बताया? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। इन द सॉलिड स्फीयर यानी सॉलिड भाग है, तो सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड धनात्मक भाग है, सॉलिड स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसे जो सॉलिड स्फीयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी उसमें अनियमित तौर से वितरित होते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी के अंदर? स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर एक धनात्मक भाग है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये किसने बताया? थॉमसन ने। इस मॉडल को देखो प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो इस मॉडल को नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्वीट्स का नाम है, प्लम पुडिंग कोई स्वीट्स है, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। कई बार क्या है एग्जाम में प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में
किसने दिया था, जे थॉमसन ने। तो इसके अंदर परम कोडिंग जो ये किसमिस केक जो होता है उसके टाइप का होता है। जैसे कोई केक है, इसे मान लो इसमें इस प्रकार का कोई केक है, तो उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे इसके अंदर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं। किसमिस जो केक है उसके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार बीज से होते हैं, तो उसको उसने क्या नाम दिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। उस स्पेयर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार सीड्स के टाइप के रहते हैं। इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं कि तरबूज का मॉडल है वो किसने दिया था, वो भी किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने। या वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो वाटरमेलन मॉडल में जो उसका जो रेड जो भाग होता है वाटरमेलन का, तरबूज का जो लाल भाग जो गूदे वाला जो भाग होता है, तो उसको तो इसने इसमें नाम दिया। एंड उसके अंदर जो बीज ये जो सीड्स लगे रहते हैं इस प्रकार तरबूज के अंदर, तो सीड्स को इन्होंने क्या किए, इलेक्ट्रॉन की तरह इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसको परम कोडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। या इंडियन स्वीट्स केरल में बूंदी के लड्डू हैं, उसकी भी इसने इसके साथ में कंपेरिजन किया कि बूंदी के जो लड्डू हैं उसके अंदर जो बीज बूंदे लगे रहते हैं, इसी प्रकार क्या है एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज इज कंसीडर्ड एज ए पुडिंग इन विच इलेक्ट्रॉन लाइक प्लम आर एम्बेडेड। इट कैन बी कंपेयर्ड विद इंडियन स्वीट्स, बूंदी के लड्डू। अब देखो आगे, The red part of watermelon is the positive charge। यानी वाटरमेलन का जो रेड पार्ट था, तो द रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिवली चार्ज। यानी उसको तो जो तरबूज का जो गूदे वाला जो भाग है उसको तो पॉजिटिवली चार्ज इसने माना। एंड सीड्स इनसाइड इट आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, और जो सीड्स हैं उसके अंदर सीड्स लाइक इलेक्ट्रॉन यानी उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर, तो उसकी तरह एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर लगे रहते हैं, उसे स्पेयर के अंदर लगे रहते हैं। Thomson suggested that in an atom the total positive charge is equal to total negative charge। यानी ये कोई स्फीयर है, बोला है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार रहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज है, जबकि स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या किया थॉमसन ने कि थॉमसन सजेस्टेड दैट इन एटम द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। तो एंड से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसलिए जो एटम है जो परमाणु है वो वैद्युत से उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एंड से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वैद्युत उदासीन होता है एटम। लेकिन इसका जो थॉमसन का जो मॉडल था वो भी क्या है, उसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया। ये मॉडल भी इतना प्रभावशाली नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दिस मॉडल है कुड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम। यानी ये जो थॉमसन का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बारे में तो बताता है एटम के बारे में, लेकिन बट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स फॉल्ट। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट हुए थे रदरफोर्ड,
उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स थे गोल्ड फॉइल के अंदर, उस मॉडल की ये जो मॉडल है फंक्शन वाला मॉडल है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसलिए इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। तो सो दैट दिस मॉडल वाज नेगलेक्टेड सून एंड रिमेन ओनली हिज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी इस मॉडल को भी नेगलेक्ट कर दिया गया, सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। अगला देखो थर्ड है, अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थर्ड है। रदरफोर्ड से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी जो रदरफोर्ड है उन्होंने सोने की जो पन्नी है गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, और ये कब क्या था, इसने 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसने बताया था एटम्स के बारे में कि इन दिस एक्सपेरिमेंट हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स वेर बम्बार्ड ऑन थिन गोल्ड फॉइल ऑफ 100 नैनोमीटर थिकनेस, यानी इसने अपना जो मॉडल था उसके अंदर इसने क्या किया, ये जैसे कोई अल्फा पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और यहाँ पर इसने एक गोल्ड फॉइल, एक सोने की पन्नी लगाई थी, ठीक है। इस पर से इन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, बम्बार्ड करवाई, और इसके चारों एक जिंक सल्फाइड की इसने टोटल एक शीट रखी थी जिंक सल्फाइड की। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल अब इसके अंदर अधिकतर जो बीम है, जो पार्टिकल्स हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स से आर डिपॉजिटेड हीलियम गैस ऑन द सर्कुलर स्क्रीन वाज कोटेड विद फ्लोरोसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड भी जलाना चाहिए। जिंक सल्फाइड, तो इसके अंदर जो इसमें यानी अधिकतर जो कण थे वो क्या हो गए, सीधे निकल गए, यानी अधिकतर जो कण है वो सीधे निकल गए थे अल्फा पार्टिकल्स के अंदर। एक डायग्राम और बनाया जिसने जैसे इस प्रकार, अधिकतर जो पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे। एक पार्टिकल ऐसा था वो वापस उसी दिशा में आ रहा था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, कोई एक अल्फा पार्टिकल्स की इसे जो गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करवाई, यानी बौछारें करवाई, इसमें से निकाली। तो उसने क्या देखा, इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स में से जो रे निकल रही थी वो क्या है, जो गोल्ड फॉइल है उसमें से अधिकतर है वो इसके पार निकल जाती हैं और इस जिंक सल्फाइड से जाकर टकराती हैं, यानी फ्लोरोसेंस उत्पन्न कर सके, प्रतिदीप्ति यानी उत्पन्न कर सके। तो द थिन गोल्ड वाज फर्स्ट सराउंडेड बाय थिन सर्कुलर स्किन आफ्टर बम्बार्डिंग ए पार्टिकल क्रिएटेड फ्लैश लाइट, यानी जब इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए तो जो फ्लोरोसेंस से जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है उसको फिर उसको रेड करेंगे। तो उसने इस पर एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला कि जो एटम्स का जो अंदर का जो भाग होता है, जो एटम्स का वो अधिकतर क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है। अधिकतर जो द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम्स इज होलो एंड चार्जलेस, यानी एटम का जो अधिकतर जो भाग है वो खाली होता है, रिक्त होता है एंड चार्जलेस होता है, ठीक है, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। उसने क्या देखा, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो बम्बार्ड करवाई तो उसमें से अधिकतर कण है वो सीधे निकल गए, यानी इसके आर पार निकल गए। तो इसका मतलब क्या है,
एटम्स का अधिकतर भाग क्या है, होलो है, खाली है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे एंड 2000 में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि थोड़े एंगल के ऊपर वहां से मुड़ गए एंड 20,000 में से 20,000 पार्टिकल्स में से कोई एक कण ऐसा था जो वापस से 180 के एंगल के ऊपर वापस आ जाता है, 180 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है इसके, तो वो देखो कौन कौन से हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ रहा है करो कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इन गोल्ड कॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। यानी आपको बताया था कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू इन गोल्ड कॉइल, पास थ्रू गोल्ड कॉइल। यानी अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जो सोने की जो पन्नी थी गोल्ड कॉइल थी उसमें से अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं कॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, गोल्ड कॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, यानी बिना किसी रुकावट के क्या है वो उसे गोल्ड कॉइल में से पार हो जाते हैं। दूसरा इसने क्या कहा कि ए फ्यू पार्टिकल से वेर डिवोटेड मेकिंग ए स्मॉल एंगल, यानी कुछ जो पार्टिकल्स आपको बताया था 2000 में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिवाइडेड होते हैं, विक्षेपित होते हैं। तो एक फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेर डिवोटेड यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो विचलित होते हैं, डिवोटेड होते हैं, विक्षेपित होते हैं, मेकिंग ए स्मॉल एंगल, जो कि कुछ छोटा सा एंगल बनाते हैं, मेकिंग ए स्मॉल एंगल। ठीक है, थर्ड है 20,000 में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो 180 का एंगल बना रहे हैं। तो एक वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर बाउंस बैक एंड रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन पर, यानी वापस उसी पथ के ऊपर आ जाते हैं। लगभग 20,000 एंगल में से 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो वापस उसी एंगल यानी उसी पथ के ऊपर आ जाते हैं, 180 का एंगल बनाते हैं। तो ये वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर बाउंस बैक एंड रिटर्न, तो फ्यू पार्टिकल्स बैक एंड रिटर्न ऑन इट्स ओन पाथ, यानी उसी पथ के ऊपर वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नियरली 1 पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल्स है वो 180 का एंगल बना रहा है और वापस उसी पथ के ऊपर लौट आता है। तो इसने ये देखा कि रदरफोर्ड है वो भी इसमें सरप्राइज हो गया है, तो उसने ये देखा कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो उसने कहा कि ऐसे हो गया कि मानो कोई 14 इंच का कोई गोले तोप का जो गोला है और जो एक छोटे से पर्दे से टकराकर वापस उसी को जिसने छोड़ा है उसी के ऊपर चोट करे। तो इस प्रकार इसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड कॉइल से टकराकर कुछ तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ है वो वापस निकल आते हैं, वापस उसी पथ पर आ जाते हैं। तो रदरफोर्ड ड्रा फ्लोइंग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन, इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से और क्या ऑब्जर्वेशन किया तो वो देखो द मैक्सिमम पार्ट ऑफ, तो एटम के बारे में इसने क्या कहा अपना इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसने एटम के बारे में बताया। कुछ फॉलोइंग कैलकुलेशन इसने निकाले कि द मैक्सिमम, तो उसने क्या कहा कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम से इज होलो एंड चार्जलेस, यानी एटम का अधिकतर भाग खाली होता है, रिक्त होता है और आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है। तो द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम
इज होलो एंड चार्जलेस। यानी अधिकतर भाग है जो होलो होता है एटम का वो चार्जलेस होता है। Hence most of the alpha particles pass through the gold coil without any diversion। यानी जो गोल्ड कॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि द मैक्सिमम पावर ऑफ एटम इज होलो एंड चार्जलेस। ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा कि some alpha particles were divided from its path, so it is confirmed that strong repulsive force act on them। यानी कुछ पार्टिकल्स है वो वापस उसी पथ पर आ गए थे, तो उसने ये इसने कहा कि उसके ऊपर कुछ रिपल्सन फोर्स लगा है, यानी प्रतिकर्षण बल लगा है, रिपल्सन फोर्स लगा है, जिससे काम किया वो वापस उसी जगह आ गए थे। तो सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिवोटेड, तो सम अल्फा पार्टिकल्स डिवोटेड फ्रॉम इट्स पाथ, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिवोटेड हो गए थे, तो दैट कंफर्म दैट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, यानी कोई रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगता है। ठीक है, यानी कुछ प्रतिकर्षण बल है वो लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, उस अल्फा पार्टिकल्स को आपने डिवोटेड कर देता है। Hence, all the positive charge must be found concentrated at the center of the atom। तो पढ़ने क्या कहा कि जो इसका जो एटम्स का जो नेगेटिवली जो चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस यानी के सेंटर में होता है, उसके सेंटर में होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी कोई भी जो सिस्टम है तो इसके केंद्र में ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसके सेंटर में होता है। ये कहा रदरफोर्ड ने कि hence all the positive charge must be found, तो all the positive charge must be found and concentrated the center of the atom, यानी उसके सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर के अंदर मिलता है। थर्ड इसने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज नेग्लिजिबली इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ एटम। थर्ड इसने कहा कि द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का जो वॉल्यूम है एटम के अंदर वो पूरे जो टोटल जो एटम्स है उसके नेग्लिजिबली होता है उसके कंपैरिजन में, यानी एटम के कंपैरिजन में उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेग्लिजिबली होता है, यानी बहुत ही कम होता है। उसके एटम के जो एटम का जो वॉल्यूम है उसके बजाय जो पॉजिटिवली चार्ज का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। तो द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the volume of positive charge in atom is negligible, in atom is negligible, यानी बहुत ही कम होता है, बताइए किसके, in comparison to volume of atom, in comparison of volume in atom, यानी एटम का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन के बजाय इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। तो ये 3 पॉइंट्स है रदरफोर्ड के। अब इसकी में भी देखो, ये भी जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी डिजाइन कर दिया गया है, इसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो इसकी जो ड्रॉबैक है वो कौन सी। तो आज द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज फाउंड इन कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ द एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी इसलिए जो एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो
इसने ये क्या कहा कि उसके अंदर जो पॉजिटिव जो चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तीसरा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम रिमेन्स वैकेंट, यानी अधिकतर जो भाग होता है एटम्स का वो क्या होता है, रिमेन रहता है, फोटो रहता है, खाली रहता है। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। एंड सिंथेटिकली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।